Good morning, sir. Morning. Morning, sir. मॉर्निंग यार, एक सेकंड ना। चलो, अगला स्क्रीन दिखाई दे ना। सॉरी, क्या हुई? आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। क्या हुआ भाई मिला? एक तो होस्ट बना दो, दूसरे अनम्यूट तो करो।
थैंक यू। ये इधर है, उतना ही एंगल यहाँ पीछे। सर कुछ दिख नहीं रहा। स्क्रीन ही शेयर हुई। अब सर स्टार्टेड लिखा आ रहा है, बस स्क्रीन नहीं आ रही। सर आपकी आवाज भी सर कट कट के आ रही है। आगे सर। अब सर आ गए। आई थी क्या? यस सर फिर आई चलिए। अब आ रहा है ना फाइनली? यस आ रही है सर। आवाज आ रही है सर। आ रही है सर। या किसी ने लिखा है कि पेपर 2 कि पेपर 2 डिस्कस करना, कुछ क्वेश्चन है करना है क्या अभी, या थोड़ा अभी आगे पढ़ना चाहोगे? पेपर 2 के मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन रह गए थे ना? यस सर। तो अभी उनको डिस्कस करना है या फिर एक बार ये करना चाहोगे, आगे पढ़ना चाहोगे? सर आवाज ना कट कट के आ रही है। बाकी लोगों को भी कट के आ रही है या फिर उनको ठीक आ रही है? सब सर ठीक हो रही है। सर बिल्कुल। चल बताओ यार। बता, कुछ डाउट है पेपर 2 में तो बता दो यार, कर लेते हैं, कोई बात नहीं डिस्कस। यस सर। चलो पूछो पेपर 2 डाउट। सर 8th। सर 12। क्वेश्चन नंबर 8। भाई ये भी सर्कुलर फॉर्म में है, मतलब ये होता तो ये भी एक क्वार्टर सर्कल होता है, सब ये पूरा सर्कल बनता, और ये इसका सेंटर है, और इसी लाइन के अलोंग क्या जा रहा है, करंट पास हो रहा है। तो ये जो फील्ड उसका, ये फील्ड भी सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर फील्ड आएगी नहीं आएगी दोस्तों? यस सर। यस सर। तो आपकी जो फील्ड है, फील्ड तो क्या है, इस तरफ है, और इसका जो एरिया वेक्टर आएगा, वो एरिया वेक्टर क्या आएगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, हाँ है ना? इसको ऐसे सोच सकते हैं कि ये क्या है, ये पूरा क्या बनता है, एक सिलेंडर बनता है। ये जो मैंने ग्रीन वाला बनाया वो क्या, सिलेंडर की एक सरफेस है, और करंट कहाँ जा रहा है, करंट जा रहा है एक्सिस के अलोंग सिलेंडर की, ये पूरा एक सिलेंडर बनता है, इस सिलेंडर किया जाता है इस एक्सिस के अलोंग, ऑलराइट। ये आपके पास इसकी सरफेस है, जो फील्ड है, फील्ड सरफेस के अलोंग आएगी, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, तो इसके थ्रू फ्लक्स कितना है, फ्लक्स तो कर्व सरफेस कितना है, 0 है। इस वायर की वजह से इस सरफेस से कोई भी फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, हाँ है ना? फ्लक्स पास नहीं होती, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो गया, 0।
Yes, sir. Yes, sir. क्या सही है ना? अब नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द लूप ड्यू टू नेट। अब फोर्स निकालना, अगला ऑप्शन देखते हैं। फोर्स कैसे निकालोगे दोस्तों? ये बात बताओ, आपको पता है इस पूरे से फील्ड कैसे पास हो रही है? ठीक है ना यार, ये ऐसे पास हो रही है। अच्छा, ये जो ये वाला साइड है ए से डी वाले सेगमेंट में कितना फोर्स है फील्ड की वजह से? जीरो। क्यों? ए से डी के दौरान क्या है फील्ड और जो लेंथ वो क्या है? पैरेलल है। अच्छा, बी से सी वाले सेगमेंट में फोर्स क्या है? जीरो ही है। अब आप अगर आप इसका साइड क्रॉस सेक्शनल व्यू देखें, मतलब अगर आप इस डायग्राम को अगर यहाँ से ऑब्जर्व करने का ट्राई करें तो आपको ये दिखाई देगा, ये ए दिखाई देगा और ये आपको ए है, ये डी है, ये आपका करंट कैरिंग वायर है और जो आपको फील्ड दिखाई देगी वो फील्ड आपको ऐसे दिखाई देगी। ऐसे दिखाई देगी। तब ये बोल सकते हो यहाँ पर जो फील्ड है वो फील्ड के इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है। आपको समझ में आ रहा है ना यार? यस सर। दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, है ना? तो यहाँ जो फील्ड है वो इसके लेंथ के परपेंडिकुलर है, यहाँ भी लेंथ के परपेंडिकुलर है। अब बताओ, अगर मैं फोर्स ऑन ए बी बोलूं वो क्या आएगा? आई लेंथ आई एल बी। डायरेक्शन बताओ मुझे फटाक से। जो करंट जा रहा है जेड के लोग इधर ऊपर, इस पे जो फोर्स है वो फोर्स ना इधर आ रहा होगा, चेक करना। सॉरी, क्रॉस भी उल्टा बना दिया, उल्टा आ रहा होगा। चेक करना, इसमें फोर्स इधर आ रहा होगा। आईएल करो, आईएल मतलब इस तरफ फिंगर्स करो और ऊपर की तरफ कर्ल करो, फोर्स इधर आ रहा होगा। यस सर, प्लस आई। माइनस जेड की तरफ फिंगर की, माइनस जेड की तरफ फिंगर की और बी ऊपर है, ये है ना दोस्तों? वाई एक्सिस के अलोंग बी है और माइनस जेड के अलोंग करंट है। करोगे तो जो आएगा फोर्स आई क्रॉस बी इधर आ रहा होगा, इधर आया अलोंग आई कैप। अच्छा, फोर्स ऑन सीडी कहाँ आएगा बताओ? आई एल बी। नेगेटिव जे कैप। सर माइनस जे कैप। आई एल बी। अच्छा, आई एल किधर है? इधर। सही, किसने सही बोला? आई एल इधर है, माइनस जे कैप। इस पे जो लगा वो कहाँ लगा? ऐसे, है ना? इस डायग्राम देखोगे तो इधर लगा फोर्स और इधर लगा फोर्स। आहो, अब तो इन दोनों फोर्स का सम जीरो हो सकता है क्या? नो सर। ओ सर। नहीं ना, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में गए, जीरो कैसे आएगा? तो नेट फोर्स क्या है? जीरो है नॉन जीरो? Non-zero. नॉन। नेट फोर्स इज नॉन जीरो। नेट फोर्स इज नॉन जीरो। अच्छा, एक बात बताओ, बट ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है ब्लू वाला, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है? जेड एक्सिस से। और इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से पास हो रही है? वहीं से। तो जेड एक्सिस के बाद टॉर्क कितना है?
0. तो सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना यार। अगला लास्ट पार्ट ऐसे ही। सर ये टॉग वाला पॉइंट एक बार दोबारा समझा दो। फोर्स कहाँ से पास हो रहा है? टॉर्क किसी भी एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो क्या देखते हैं कि उस फोर्स की उस एक्सिस से कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। यस सर। ये वाला जो फोर्स है, ये वाला फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है क्या होगा, जेड एक्सिस से पास नहीं करेगी। यस सर। तो इसका टॉर्क कितना होगा जेड एक्सिस के अबाउट? 0 और ऊपर वाला भी कहाँ से पास हो रहा है? जेड एक्सिस से। जेड एक्सिस से। टॉर्क क्या है इसका भी? 0 अबाउट जेड एक्सिस है ना। तो व्हाट इज द टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस? 0। आगे सर डी पार्ट बता दो एक बार। एक ही पार्ट मैंने सोचा कि अपने आप सोचोगे वही पूछ लो। नहीं सर, इस क्वेश्चन में सर डी पार्ट आउट था मेरा। तो बता क्वेश्चन क्या समझा मेरे को क्वेश्चन। सर क्वेश्चन है कि सर लूप दिया हुआ है और उसके जो एक्सिस है उस पे एक वायर है जो जा रही है, उस पे करंट जा रहा है पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, और जो उसकी तरफ से जो वो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो सर्कल की फॉर्म में बनाएगा, और वो बिल्कुल जिस फॉर्म में लूप है उस फॉर्म में ही मैग्नेटिक फील्ड जाएगी, तो उसकी तरफ फोर्स नहीं लगेगा, 0 हो जाएगा फोर्स। तो फोर्स नहीं लगेगा तो उसको मैं डी ऑप्शन की बात कर रहा हूं। मैं डी ऑप्शन तो बता, डी ऑप्शन क्या है? सर डी ऑप्शन है कि सर हाँ कि सर हम ना उस पे ए बाई 2 वाई एक्सिस की तरफ अगर मूव करें, उधर सेंटर मान के इसका ए रेडियस का सर्कल बना दें, तो सर पूछा हुआ है कि कितने क्या बोलते हैं सर क्या सेंटर का माना? सर हो जाएगा, सर हो जाएगा, अब हो जाएगा। सेंटर का माना है सेंटर सर ए बाई 2 पे वाई एक्सिस। a/2 पे। सर अब हो जाएगा, मैंने एक चीज अभी नोटिस की सर। सर वो मेरे को लग रहा था सर ऊपर और नीचे दोनों तरफ लूप के दोनों तरफ से करंट जा रहा है ना, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, तो 0 हो जाएगा, पर वो बाहर की तरफ है उसके एकदम दूसरा जो ऊपर जा रहा है, सॉरी नीचे। सर वो हो जाएगा। चल कर लोगे, आगे बढ़े। मैं देखोगे ना तो ये वाला, ये जो आप लूप बना रहे हो, ये जेड एक्सिस वाला करंट है, वो तो इसके नीचे वो क्या वो इस लूप से पास हो रहा है? ये बताओ जेड एक्सिस वाला करंट इस लूप से पास हो रहा है क्या? नहीं, नो सर। तब ध्यान से देखो तो इसके थ्रू जो ये वाला है, ये एक तो ये वाला है ना, ये वाला, तो ये भी ए है और ये दूरी भी ए है। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक लूप पास हो रहा होगा ऐसे कट करते हुए, ये निकल रहा है ना ऐसे यार। जब ये पूरा बनाया है ये हुआ ना, तो ये वाला जो ये वाला है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला क्या होगा, इसको कट करते हुए निकल रहा है, नहीं निकल रहा है? यस। तो इस लूप के थ्रू नेट करंट क्या है जो इसके थ्रू पास हो रहा है, वो 0 नॉन जीरो है? नॉन जीरो है ना। इसके वजह से इसका जो बी डॉट डी वो नॉन जीरो आएगा। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर उसके बाद। सर 12th।
सर इसका आंसर ABCD होगा। यस सर, मैंने भी ABCD करा था सर, मैं COD कर रहा हूँ। ABCD क्यों होगा भाई? गलत है, ABCD क्यों होगा? सर B नहीं होएगा। A भी नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि आपने एक एम्पेयर लूप लिया, इसके थ्रू क्या हो रहा है? इनफाइनाइट वायर पास हो रहा है, सही है। अब क्वेश्चन है कि आपको एक सेगमेंट लिया है, सब इस सेगमेंट की वजह से बात हो रही है। देखो, D is the magnetic field at P due to shown segment AB of an infinite wire। कोई भी एक सेगमेंट लिया, इसकी वजह से आपके अब इसके ऊपर चर्चा हो रही है। अब P पर जो फील्ड आएगी वो AB की वजह से म्यू नॉट I by 2 पाई आएगी, पूरे वायर की वजह से आती है। पूरे बात की वजह से। पूरे वायर की वजह से, है ना? AB सेगमेंट तो क्या है? एक फाइनाइट सेगमेंट, उसकी वजह से क्या है? वो म्यू नॉट I by 4 पाई D sin अल्फा प्लस sin बीटा, है ना? नहीं आएगा। हाँ, ये जरूर है कि कोई भी स्ट्रेट सेगमेंट है, उसके जो फील्ड आती है वो क्या आती है? हमेशा टेंजेंशियल आएगी। जो फील्ड आएगी वो टेंजेंशियल आएगी, ये जरूर सच है। अच्छा, फिर क्या है? पूरे वायर की वजह से तो लिख ही दिया है जितनी आनी चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन क्यों गलत है? इस पूरे वायर की वजह से क्या है? म्यू नॉट आया है। लॉजिकली सोचो ना यार, इस पूरे अगर पास में घूमूंगा तो बी डॉट डीएल करना है, इसके साथ डॉट डीएल करना। डीएल क्या है? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर, इसके साथ डॉट डीएल करना। डीएल क्या है? 2 पाई आर, तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा, क्या बचेगा? म्यू नॉट I। तो पूरे सेगमेंट की वजह से आप ये लिख पाए थे ना, तभी तो 2 पाई आर कटा। इतनी सी सेगमेंट की वजह से ये वाली फील्ड थोड़ी आएगी। लॉजिकली सोचो यार, पूरे वायर की वजह से जो फील्ड लिखी, उसके बाद जब उसको 2 पाई उसके पाथ से मल्टीप्लाई किया, तब जाके क्या बचा? म्यू नॉट I। इतने से पार्ट की वजह से क्या फील्ड ये है क्या, या कुछ डिफरेंट है इससे? डिफरेंट है ना यार। वैसे भी अगर आपने नोट्स ध्यान से पढ़ा तो मैंने लिखवाया था कि जो म्यू नॉट I होता है, एम्पियर किस पे लगाते हैं? एक ऐसे, हाँ, इनफाइनाइट की, जहाँ पर कोई भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट ना हो, एंडिंग पॉइंट। उसकी वजह से म्यू नॉट I आता है। एक सेगमेंट की वजह से लॉजिक अलग आएगा ना। एक लॉजिकली सोचो, अगर मेरे पास एक फाइनाइट वायर है, तो इतना सा वायर है, मैं यहाँ पे एक लूप ले लूँ या मैं यहाँ पे एक लूप ले लूँ, इस पूरे लूप में भी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है, इसके वजह से सर्कुलर है। स्ट्रेट वायर की वजह से होती तो हमेशा सर्कुलर ही है, चाहे वो इनफाइनाइट हो चाहे फाइनाइट हो। अच्छा, सर्कुलर है तो इसका पाथ इंटीग्रल क्या आएगा? b1 इंटू 2 पाई r1, और इसका पाथ इंटीग्रल क्या आएगा? b2 इंटू 2 पाई। यस और नो? यस। बट क्या इन इस फाइनाइट वायर की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड और इस पॉइंट पे फील्ड सेम आएगी क्या? नो सर। इसका ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अलग है, और ये जो एंगल बनाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा, ये अलग है। बट दोनों वायर के थ्रू पेनिट्रेट करने वाला करंट क्या है? अगर एम्पियर सर्कुलर लगाते हैं तो बोलते हैं इसके थ्रू कितना पास हुआ? म्यू नॉट I। इसके थ्रू भी कितना पास हुआ? म्यू नॉट I। सेम आना चाहिए था। यस सर। ये आता ना, फाइनाइट की वजह से ट्रू नहीं है भाई, इनफाइनाइट की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा आसान था, ध्यान ही नहीं दिया आपने कि एक सेगमेंट की वजह से पूछा, लाइन छुपी हुई थी। सब AB की वजह से पूछा, पूरे वायर की वजह से पूछा तो ठीक है, A B C D सारे ठीक हो जाते हैं। अभी AB ठीक नहीं, CD ठीक है।
इसके बाद सर नेक्स्ट का सर सी। डायग्राम समझ में आ रहा है तो क्या बनाया हुआ है? 13th का सी डायग्राम बता क्या बनाया हुआ है? तो डायग्राम समझा दो, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सर सोलेनॉइड है हम्म, और सर वो दिया हुआ है क्या बोलते हैं करंट उसमें। दिया हुआ। चलो फिर आगे। सर सिलेंड्रिकल कंडक्टर में। कोई नहीं, उसके बाद सो सर सिलेंड्रिकल कंडक्टर तो अंदर है उसके। सोलेनॉइड के। यस सर। सोलेनॉइड का रेडियस कितना है? सर 2r। और सिलेंडर कितना है? r। ये हो गया, ठीक है। तो सर सोलेनॉइड की तो होगी राइट साइड मान लो चाहे लेफ्ट साइड मान लो। चलो मान लेते हैं कि राइट साइड है ना। यस सर। सोलेनॉइड में करंट मान लो जो फील्ड है वो राइट साइड है। और कंडक्टर की सर्कल टाइप में होगी। अच्छा मान लो इसके जैसे आपने मान ली सर्कल की तरह होगी, है ना? यस सर। ऐसे सर्कल बनेगी, कहीं भी बैठ जाओ। सिलेंडर की वजह से अंदर तो होगी नहीं खुद के, यस सर। और सिलेंडर है ना यार, यस सर। यस सर। आउटसाइड लाइट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। सर आपसे एक बात पूछनी थी वैसे। सर अगर सर्कल अगर एक्स वाई प्लेन में है, सर एक लाइन जा रही है वो है तो 90 डिग्री पे, रेडियस का वेक्टर जो समझ लो है तो 90 डिग्री पर वो प्लेन उस प्लेन में नहीं है, तो सर वो होगी वैसे मतलब उसकी टेंजेंट। तो अभी वायर ले लिया, फील्ड तो उसके जो परपेंडिकुलर प्लेन बनेगा उसी के अंदर एग्जिस्ट कर सकती है ऐसे सर्कल में। अब तुम क्या बोलना चाहते हो, अब मुझे समझा दो। कोई प्लेन ले लो, जो भी वायर होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही होगा। यहाँ पहले वायर बनाया, वायर के परपेंडिकुलर प्लेन में, और उसके अंदर क्या बना दी, कंसेंट्रिक सर्कल बना दी। इस पॉइंट देखना, तो इस पॉइंट पे एक क्या किया, परपेंडिकुलर प्लेन बनाया कंसेंट्रिक सर्कल से ऐसे। अब देखो वापस इस पे आओ, किस रीजन में पता करना है, खुद बता, किस पॉइंट पता करना है? एक ऐसा पॉइंट, सर r से लेके 2r के बीच में। ये वाला पॉइंट ले लूं? ये वाला पॉइंट क्या है, सिलेंडर से तो बाहर है, यस सर। सोलेनॉइड के अंदर है ना? एक बात बता, मैं वापस डायग्राम बनाता हूँ। ये देखो, ये रेड वाला बनाया मैंने, यहाँ फील्ड कहाँ आएगी? अगर हम जहां से देख रहे हैं हमें लगेगा कि जो फील्ड है वो क्या है, आउटपुट आ रही है, आपकी आंखों की तरफ आ रही है, इस पॉइंट में फील्ड जो होगी, यस सर। है कि नहीं? तो अगर मैं देखो तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर जो फील्ड आ रही है वो आपकी आंखों की तरफ आ रही है। थोड़ा 3D वाली फील देना चाहूँ, और इस पॉइंट पे इसकी वजह से फील्ड कहाँ है, इस तरफ है। तो नेट फील्ड आएगी, नेट फील्ड कहाँ आएगी, इसी प्लेन में आएगी। नेट फील्ड है वो क्या है, ऐसा ही नहीं है। क्या क्या बना हुआ देखो, ये बना हुआ ऐसे, यस सर यही कह रहा था। ये बना हुआ ऐसे, है ना? ऐसे जो नेट फील्ड है वो नेट फील्ड का है, इधर आई। ये सर यही पूछ रहा था मैं कि अगर प्लेन में ना हो ना। तब भी क्या ये है तो इस सर्कल के टेंजेंट ही ना यार। सर जब ही सर मैं पूछ रहा था सर, मैंने सी किया हुआ था, इसमें इन्होंने गलत दिया हुआ है सी। टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस
हाँ ये इसके ये क्या है, जब देखो ये इसी प्लेन में है, ये इसी प्लेन में है। एक काम करो, एक सर्कल लो, सर्कल, एक सर्कल के आपने बना दिया, एक सर्कल लिया और इसको टच करते हुए पास होने वाला क्या बनाया आपने, एक मतलब प्लेन बना दिया है ना, जो इसके टेंजेंशियल है। अब इस प्लेन में कोई भी एक रैंडम वेक्टर ले लो, रैंडमली कहीं भी मन करता है रैंडम ले लो, कोई दूसरा एक रैंडमली ले लो इसी प्लेन में, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इसी प्लेन में आएगा। अब सिंस ये प्लेन टेंजेंशियल है तो इस प्लेन माने वाली कोई हर लाइन इस सर्कल पे टेंजेंट होगी या नहीं होगी? यस सर। हाँ, वो क्या है, वो इसको टेंजेंट क्यों नहीं मान रहे, उनको लग रहा है जो टेंजेंट वही है जो क्या हो इसी के प्लेन में लाई कर रही हो। गलत है वो। यस सर, यही डाउट था। हाँ सी भी है। सर एबीसीडी हो जाएगा ना फिर? हाँ एबीसीडी हो जाएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर सर अचानक से 6 नंबर बढ़ गया ना फिर। शाबाश। अगला क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है? खत्म करें फिर डिस्कशन। सर 17 18 है सर। एक चार्ज है, इसमें क्या डाउट है भाई, 17 में क्या डाउट है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है ये। एक चार्ज रखा हुआ है किसी भी एक लोकेशन में, सपोज करो ए, कोई लोकेशन है बी, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, चार्ज नेगेटिव है क्या? यस सर। जो फील्ड होगी वो फील्ड की डायरेक्शन में होगी, फील्ड होगी इस डायरेक्शन में। हाँ जी सर। इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या होगा, दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, है ना। बी पे बैठ के ए को देखोगे तो आप ये रेड वाला एरो बनाओगे, यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिख देना, कोऑर्डिनेट्स पता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिख देना, कोऑर्डिनेट्स पता है, बाद में इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड। तो बताओ क्या मिल जाएगा, ये वाला यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। क्वेश्चन खत्म। आप शायद मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बारे में सोच रहे होगे, आप शायद मैग्नेटिक फील्ड निकालने के बारे में सोच रहे होगे ना यार। यस मैग्नेटिक सर। फील्ड ये प्रोड्यूस नहीं करेगा ना, स्टेशनरी है। एक चार्ज पार्टिकल को प्लेस किया गया, अगर एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल है तो वैसे ही इलेक्ट्रिक वैसे फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, सही है ना। तो ऑब्वियसली जिस फील्ड को प्रोड्यूस करेगा वो कौन सी फील्ड होगी बाय डिफॉल्ट, अगर एक स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल कौन सी फील्ड प्रोड्यूस करता है, स्टैटिक फील्ड। हाँ जी सर। तो देखो 18वां पार्ट करके समझ में जाना चाहिए था यार। यस सर, हो गया, हो जाएगा, ठीक है सर। सर वही गलती थी ना। चलिए वापस आए। सर एक चीज पूछनी थी सर, कोई करेक्शन नोट कर रहा है? तुम लोग जिम्मेवारी है, तुम लोग में कोई तो कर ही रहा होगा या तुम कर रहे होगे, कोई तो करेक्शन नोट करेगा ना, तभी तो आगे करेक्शन देंगे। नहीं सर, जैसे कल वाले भी लेक्चर्स हुए थे ना, जो फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री। यस सर करिए। चलो ठीक, करेक्शन भेज देना मेरे को यार, है ना, मैं आगे राहुल को भेज दूंगा, सुनिया सुनीता मैम को जिनको भेजना मैं भेज दूंगा। चलो यार वापस देखो इस क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। देखो ये तो मैं पक्के से क्लियर है कि ये जितना एंगल इस मोमेंट पे इधर होगा, इमेज उतने एंगल पीछे यहाँ बनेगी, ये हो गया। आपकी इमेज क्या है, जितना परपेंडिकुलरली आगे उस इंस्टेंट पे उतने परपेंडिकुलरली पीछे। तो या तो ऐसे देख लो कि कितना परपेंडिकुलरली आगे, या सिंपल से क्या एंगल देखते जाओ कि कितना एंगल आगे उतने एंगल पीछे। अब एक बात बताओ, अगर मेरी ये
इमेज यहाँ चली गई, ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया, तो जितना एंगल यहाँ गया होगा उतना ही एंगल ये भी ऐसा हो सकता है। मान लो ये 10 डिग्री है, तो ये भी पीछे मिरर के पीछे कितनी डिग्री पे होगा, 10। अब ये 1 डिग्री और घूम गया, तो अब टोटल एंगल 11 हो गया, तो पीछे वाला भी टोटल एंगल क्या हो जाना चाहिए, 11। अगर ये 1 सेकंड में 1 डिग्री घुमा तो ये भी तो 1 सेकंड में 1 डिग्री घुमा ही नहीं घुमा। फिर ये 1 डिग्री और घूम गया, 12 हो गया, तो ये भी 1 डिग्री और घूम गया, ये भी 12 हो गया। तो बोले जिस रेट से ये एंगल चेंज हो रहा है उसी रेट से ये एंगल भी चेंज हो रहा है, बट फर्क किसका है, डायरेक्शन। तो अगर ये घूम रहा है किससे, ओमेगा से, तो ये भी कितने से घूम रहा है, ओमेगा से, ठीक है ना। तो इसकी घूमने की स्पीड ओमेगा आई, तो इसको लिख सकता हूँ ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, और जो स्पीड आएगी, स्पीड सिंपली क्या आ जाएगी, v क्या आएगा, ओमेगा इनटू आर ओमेगा ओमेगा आर, है ना। चलिए अगला पार्ट स्मार्ट है। एक काम करता हूँ, हाँ टाइम ले लो, मैं कोई बात नहीं। Sir, 2 omega naught r plus सर फर्स्ट पार्ट का माइनस वी भी लिख सकते हैं ना? माइनस भी जैसे कुछ नहीं है, ये ओमेगा प्लस माइनस लिख सकते हो। स्पीड को यहाँ पे कोई लीनियर मोशन थोड़ी है जो आप बोलोगे कि माइनस वी का तो मतलब क्या हो गया, तो देखो यहाँ माइनस वी का मतलब क्या हो गया, ये माइनस वी का मतलब तो ये डायरेक्शन हो गई, जो तुम बोल रहे हो यहाँ माइनस वी का मतलब क्या हो गया, इस वेलोसिटी का अपोजिट, समझ रहे हो। ओमेगा प्लस माइनस लिख सकते हो, रीजन में एक की ओमेगा एक्सिस के अलोंग ऊपर है, तो एक की ओमेगा एक्सिस के अलोंग नीचे है। अब ये पार्ट पहले ट्राई करो, उसके बाद शायद और चीज और चमके। से 2 ओमेगा नॉट से तो इमेज घूमेगी और लीनियर वेलोसिटी v। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, एक काम ऑब्जेक्ट को चला देते हैं, ऐसे ही सब कुछ सेम है, बी पार्ट को चेंज कर देते हैं, इसकी स्पीड गायब कर देते हैं। लोग आप लोग ये ट्राई करो एक बार प्रॉब्लम को। फिर 2 ओमेगा नॉट आर प्लस वी आएगा। मैंने बी पार्ट पूछा, बी पार्ट फिर बी 2 ओमेगा नॉट आर। 2 omega naught. सर वो ऊपर वाला डायग्राम दिखाना। एक केस में मिरर रुका हुआ था, ऑब्जेक्ट घूम रहा था, एक केस में ऑब्जेक्ट रुका हुआ मिरर घूम रहा है, और एक केस में दोनों ही घूम रहे हैं। एक बात बताओ, ऐसे कुछ सोचते हैं, सेकंड वाले केस में मैं एंगल से ही होगा कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। 2 ओमेगा नॉट r सेकंड। 2 ओमेगा नॉट आर कह रहे हो, यस पहले तो मुझे समझ में आ रहा है, मिरर अगर ओमेगा है। सर थर्ड वाले का आंसर भी आ गया। फिर हो गए एक बात सर। बताओ, अपन एक काम करते हैं, कुछ मान लेते हैं, ये मान लो आपका क्या है, हाँ बोलो दोस्त। सर मैं कह रहा था कि जो बी वाला पार्ट है उसमें हमें एंगल पता है कि कितने एंगल पे हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
नहीं यार, जरूरत है ही नहीं उसकी, किसी पार्ट में जरूरत ही नहीं है आपको। एक काम करते हैं, अपनी सिंपलिसिटी के लिए कोई डेटा लेते हैं, नहीं तो मैं थीटा से कर सकता हूँ, आपका मन है थीटा से करने में, मतलब मेरा मन थीटा से, आप देख लो जैसे भी आपका मन करता है। पहले ही तो ये बताओ, ये कितने एंगल पर होगा, कुछ एंगल ये भी पीछे होगा। Yes, sir. मान लेते हैं ये क्या है, 10 डिग्री, तो ये भी क्या है 10 डिग्री, है ना। मान लो इसकी कुछ स्पीड दे दें, मान लेते हैं एक बार। तो अगले मोमेंट में ये बताओ, ये जो मिरर है, ये मिरर कहाँ हो जाएगा, अब तो ऑब्जेक्ट तो स्टेशनरी था, तो अब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा टोटल, 10 डिग्री प्लस 1 रेडियन। 11 डिग्री, है ना। अच्छा 180 बोल दिया, 1 डिग्री ले लो यार, सॉरी। मतलब ये हो गया 11। अच्छा ये 11 है, तो जो इमेज होगी अब वो भी इस मिरर की लोकेशन से 11 डिग्री पे होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। Yes, sir. यस सर। तो ये जो दूरी आई है, ये जो पोजीशन आई है, ये वाली पोजीशन, यहां से ये 11 है, तो y एक्सिस से टोटल एंगल कितना हो गया, 12 क्योंकि ये 1 डिग्री। अब इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, 12 डिग्री है। पहले जो इसकी लोकेशन थी वो कितनी थी, 10 डिग्री थी। तो मिरर से अब 1 डिग्री ही घुमा है, लेकिन इमेज उतने टाइम में क्या हुई, अपनी प्रीवियस लोकेशन से 2 डिग्री आगे चलेगी, नहीं चलेगी। यस सर। और क्या है, हमने चीज पहले भी प्रूव कर रखी थी, जब मिरर थीटा घूमेगा तो जो रिफ्लेक्टेड है वो 2 थीटा से, है ना, 2 थीटा से रोटेट होती है। Yes, sir. तो आपको समझ आया। अच्छा मिरर घुमा क्लॉकवाइज, तो इमेज भी कहाँ घूम रही है, Clockwise. Clockwise. तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 2 ओमेगा आया क्लॉकवाइज, मतलब सेम सेंस में आया, यस सर। Yes, sir. सेम सेंस ऑफ मिरर। और स्पीड को क्या बोल सकते हो, अगर ऑब्जेक्ट के चलने घूमने की जो स्पीड है वो 2 ओमेगा है, तो लीनियर स्पीड कितनी होगी, Omega. 2r ओमेगा। 2r ओमेगा। अच्छा आपको समझ आ रहा है, मिरर जहाँ घूमेगा इमेज भी वहीं घूमेगी, और ऑब्जेक्ट जहाँ घूमेगा इमेज उसके उल्टा घूमेगी। सर मुझे आपकी अभी आवाज नहीं आ रही थी, आपने ये 2 ओमेगा कैसे लिखा है? ये प्रूव किया ना यार अभी यार, ये सर ये अपनी मुझे आवाज नहीं आ रही थी, आप बता दो एक बार। मैंने बताया कि मान ले मिरर अगर 1 डिग्री से घुमा है तो इमेज कितने डिग्री से घूमेगी, तू बता। अगर ये 1 डिग्री से घुमा है तो अब मिरर की और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना एंगल हो गया, 11 डिग्री। तो अब इमेज भी क्या होनी चाहिए, इस मिरर से 11 डिग्री पीछे होनी चाहिए। हाँ तो ये जो बनाया मैंने, ये कितना होना चाहिए, मिरर जहां भी मिरर है उससे 11 डिग्री पीछे, मिरर खुद 1 डिग्री घूम गया था, तो वाई एक्सिस से तो मिरर 12 हो गया, तो पहले वाई एक्सिस से कितने पे थी, 10 पे। तो मिरर चला 1 डिग्री से, इमेज कितना चली, ठीक है, दो ट्वाइस उससे हो गया। हाँ। तो अगर मिरर घूम रहा है थीटा तो इमेज घूमेगी 2 थीटा, मिरर 2 घुमा थीटा। थीटा तो इमेज घूमेगी 2 टाइप्स ऑफ डी थीटा, है ना, हमेशा उसका यस ट्वाइस सर, यस सर। सेंस क्या है, सेम सेंस है ना। थैंक यू सर। अब बताओ, मतलब इसका मान लेते हैं ओमेगा डैश, तो अगर ये घुमा है एंटी क्लॉकवाइज तो इसकी वजह से इमेज कितने से घूमेगी, सर 2 ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा डैश इनटू आर। अभी अभी देखो हमने ऊपर वाला पार्ट किया है यार, Yes, sir. इसकी वजह से कितना घूमती है, ये ओमेगा से अगर एंटी तो ओमेगा से क्लॉक, मतलब ऑब्जेक्ट की वजह से उल्टा, ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये घुमा ओमेगा नॉट इधर, तो ये और कितना घुमा एंगल, ओमेगा नॉट से इधर, टोटली ये किस रेट से रोटेट हुआ, इतने रेट से रोटेट हुआ, तो ओमेगा डैश
इस तरफ, सही है। ओमेगा डैश को और क्या लिख सकते थे आप? इस तरफ। प्लस आप चाहो ना इसको बहुत आसानी से प्रूव भी कर सकते हो। आपको कोई डेटा ज्यूम कर लेता हूँ। ये आपका मिरर है, राइट। मिरर की स्पीड कितना माने? 2 डिग्री मान लूं पर सेकेंड। और ऑब्जेक्ट मान लेता हूँ यहाँ पर है। मानो ऑब्जेक्ट कितने से घूम रहा है? ऑब्जेक्ट घूम रहा है मान लो 1 डिग्री पर सेकेंड से। ठीक है दोस्तों, इनिशियली कुछ एंगल क्या माने? मान लेते 10 डिग्री। ठीक है, इमेज भी क्या है, वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर? 10 डिग्री पे। अब बताओ ये कितना घूम गया? 1 डिग्री। और ये 1 सेकंड में कितना घूम जाए दोस्तों? 2 डिग्री। है ना, एक सेकंड में बाद देखते हैं 1 सेकंड में क्या हो रहा है। तो अब ये 2 डिग्री घूम गया। तो अब बताओ, अब मिरर जो है, मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कितना एंगल हो गया? 3 डिग्री। 13। Yes, sir, 30. अब ये एंगल 13 है, तो नया एंगल भी आज कितना होना चाहिए? 13. ये एंगल कितना होना चाहिए? 13। और ऑलरेडी ये कितना एंगल है? 2. तो ये यहाँ से ये जो पूरा एंगल आया, दिस एंगल इज, ये बात देखो, पहले ये था 10 डिग्री पे, अब ये आगे 15 डिग्री पे। एक्चुअली कितना एंगल घूम गया? 5 डिग्री। 5, yes, sir. ये मारा है इस फॉर्मूला से भी। ओमेगा डैश कितना है? 1। मिरर का कितना है? 2। 2 × 2 4 प्लस कितना है? 5 डिग्री आया नहीं आया? 5 डिग्री को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उस इंस्टेंट की टेंजेंशियल स्पीड पता लग जाएगी। सही है। डन। मिरर की वजह से सेम सेंस में ट्वाइस से, और अगर ऑब्जेक्ट चल रहा है, ऑब्जेक्ट जिस रेट से एंगल चेंज कर रहा है, इमेज भी उसी रेट से एंगल चेंज करेगी, लेकिन अपोजिट सेंस में। आगे बढ़े क्या? यस सर। चलिए, तो ये कुछ एक आधा कुछ प्रॉब्लम था ऐसे करवा दिए, बाकी अदरवाइज हम लोग पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है हमें पता, अगर ऑब्जेक्ट चलेगा, अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल चल रहा है तो इमेज भी मिरर के पैरेलल चलेगी सेम स्पीड से, उसमें मिरर के चलने का कोई सेंस नहीं है। मिरर की कौन सी वेलोसिटी एक्चुअली फर्क डालेगी? मिरर की कौन सी वेलोसिटी फर्क डालेगी? ये वाली वेलोसिटी, Perpendicular. ये वाले, हाँ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जब मिरर मूव करेगा, नॉर्मल के में जब मूव करेगा तब वो फर्क डालेगा। इस वाले कंपोनेंट में कोई रोल है नहीं। ये सब कर लिया सर, आसान है। आगे बढ़ेंगे। चलिए अब चलते हैं फाइनल, जिसपे आपके पास मेंस में है, आपके एडवांस में प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है। लिखिए, स्फेरिकल मिरर्स, कर्व्ड मिरर बेसिकली। कर्व्ड मिरर्स। अब कर्व्ड मिरर्स में भी क्या है, आप कौन से मिरर के स्ट्रेट नहीं है, कर्व्ड है। और जो कर्वेचर भी जो पढ़ रहे हो, कर्वेचर की खास बात क्या है? वो क्या है? स्फेरिकल है। आप क्या करो, सिंपल सा आप एक ग्लास का होलो स्फीयर ले लो, ठीक है। उस होलो स्फीयर को आप यहाँ से कट कर दो, तो आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनेगी? ऐसी स्ट्रक्चर आएगी नहीं आएगी?
जैसे कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होता आपका, यस सर। या फिर आपके पास कोई भी है यस ना, सर। होती है ना। अब ये शेप है, अब मैं इस शेप के अंदर वाले पूरे पोर्शन को मैं सिल्वर कर दूं या बाहर वाले पोर्शन को मैं पूरा सिल्वर कर दूं। एक तो मैं क्या ऑप्शन है कि मैं इसका अगर साइड व्यू बनाऊं तो साइड व्यू मुझे सब ऐसे दिखाई देगा, साइड व्यू ऐसे दिखाई देगा, या तो मैं अंदर वाली पूरी साइड को मैंने पॉलिशिंग कर दी, या फिर मैंने बाहर वाली साइड को पॉलिशिंग कर दी। दो ऑप्शन है। अगर मैं अंदर वाले ये जो आपका कॉन्टैक्ट लेंस आया है उसके अंदर वाली साइड को अगर मैं पॉलिश कर दूंगा तो अब ऑब्वियसली क्या होगा, कोई भी रे आएगी, टकराएगी, टकराने के बाद ये जो नॉर्मल बनेगा। और इस केस में क्या होगा, यहाँ से आपको रे आएगी, इसका कोई सेंस नहीं, अब रे इस डायरेक्शन से आएगी जो भी नॉर्मल है, ये ऐसे हो जाएगा, राइट। ये होना चाहिए। अच्छा, तो मेरे पास क्या है, एक मान लो इससे आपके पास फ्लैट सरफेस है, अगर ये वाला साइड आप जहां से देख रहे हो, जहां से आप देख रहे हो ये है, अब जहां से भी ऑब्जर्व करें अगर वो साइड आपकी तरफ इस तरह से उभरी हुई है, ठीक है, और जहां से देख रहे हो अगर वो साइड आपके से दूर जा रही है, ये तो प्लेन सरफेस, कोई भी सरफेस जो आपकी तरफ आ रही है उभरी हुई है, इसे क्या बोलते हैं, जहां से आप देख रहे हो, कन्वेक्स। जहां से आप देख रहे हो अगर वो अंदर की तरफ धसी है वो क्या है, कनकेव। कॉनकेव। कनकेव। इसी सरफेस को अगर आप यहाँ से देखोगे तो आपको प्लेन दिखाई देगा, तो उसको बोल सकते हैं प्लेनो कन्वेक्स। यहाँ से देखोगे तो एक सरफेस प्लेन है, एक कॉनकेव है, तो क्या हो गया, प्लेनो कनकेव। अगर ये शेप होती है जैसे लेंस होता है, उसको यहाँ से देखा तब भी उभरी हुई है, यहाँ से देखा तब भी उभरी हुई है, तो ये क्या दोनों तरफ से क्या होगा, कन्वेक्स तो कन्वेक्स। हाँ, तो ये क्या हो गया, बाय कन्वेक्स, ये बाय कनकेव। है ना। तो ये जनरल आपके पास कर्वेचर की बात है, तो आपको सिंपल क्या देखना, आपको जहां से देखना, जहां से देखने का मतलब क्या, ऑब्वियसली आप क्या इस मिरर को, इस मिरर के इधर बैठोगे या इधर बैठोगे, कौन सा कहाँ बैठने का साइड से, साइड। जब यहाँ से देखोगे तो आपको ये सब अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, तो ये सब, ये कौन सा मिरर है आपको, कौन सा दिखाई दे रहा है, यहाँ बैठ के देखोगे ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, कन्वेक्स मिरर। ठीक है ना। अब देखिए, तो एक कॉनकेव मिरर, एक आपके पास कन्वेक्स मिरर, आगे बढ़े। तो ये जो साइज है ना ये वाला, एक बात हो, एक तो ये जो ये शेप कैसी होगी, ये वाली शेप जो मैं ये बना रहा हूँ, आपने इसको इस तरह से जो कट किया है, ये शेप कैसी बनेगी, ये शेप क्या होगी, कोई जवाब नहीं, क्या होनी चाहिए भाई, ये वाली शेप, सर्कुलर। ये सर्कल है कि नहीं। यस सर। तो आप इसको ऐसे कट करोगे तो आपके पास जो चीज क्रिएट हुई है वो आपके पास है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और ये एक्चुअली इस स्फीयर का क्या था, ये हुआ। अच्छा, यस सर। ये इसका सेंटर है और ये क्या है, इसका सेंटर है, इससे जो पास होने लाइन होती है उसको नाम, इसे क्या बोलते हैं, इस मिरर का प्रिंसिपल एक्सेस। अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड करता, ऐसे मैं मुझे इस तरह से एक्सटेंड करता, तो ये बेसिकली आपके पास ये बना हुआ ये
इसे क्या बोलता है, ये जो है ये आपका कर्वेचर है, ये ये आपका कर्वेचर है, आपके मिरर का कर्वेचर है। और ये जिस स्फीयर का हिस्सा है, मतलब अगर मैं इसको लेके घूमूं और अलग अलग स्फीयर में फिट करके देखो, जिस स्फीयर में ये एग्जैक्टली फिट हो गया तो मैं बोलूंगा ये उस स्फीयर का पार्ट था, तो उस स्फीयर की जो रेडियस होगी, है ना, मतलब इस कर्वेचर की जो रेडियस है बोलते हैं रेडियस ऑफ Radius of कर्वेचर। ये क्या है, सेंटर ऑफ curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये क्या है, ये जो आप बना रहे हो ये क्या बनेगा, दिस इज द रेडियस ऑफ अपर्चर, राइट। ये साइज है, ये दिस इज नोन एज अपर्चर साइज, राइट। कि आपने कोई भी एक स्फीयर लिया, उसका आपने ये ऐसा कट कर दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे क्या बोलते हैं, Aperture. अपर्चर। हाँ, ये अपर्चर का साइज है ना। और ये जो बनेगा ये उस अपर्चर की क्या बनेगी, दिस इज द रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ अपर्चर। ये जो ब्लैक वाला है दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये इसका ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये जो इसका मिड पॉइंट है, ये वाला पॉइंट क्लास, ये वाला पॉइंट, इसे याद है, इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पोल। दिस इज द पोल, है ना। पोल और सेंटर को जो पास करने वाली जो लाइन होती है दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना, तो लिख लीजिए फ्यू बेसिक टर्म्स, फ्यू बेसिक टर्म्स। एक तो क्या है, सबसे पहले तो बेसिक टर्म क्या है कि पोल ले लो। पोल क्या है, आप समझो जो कॉन्टैक्ट लेंस आपने बनाया, कॉन्टैक्ट लेंस का जो एकदम जो सेंट्रल पॉइंट होगा सरफेस पे, मतलब ये जो आपका जो एपर्चर आपने बनाया है दोस्तों, ये जो आपने एपर्चर बनाया है ये वाला, उसका सेंटर होगा। उस सेंटर की जो शेडो बनेगी, मतलब एक समझ रहे हो, एक पॉइंट आएगा बिल्कुल सिमेट्रिक पॉइंट आएगा सरफेस पे, वो दैट इज पोल। तो पहली टर्म है पोल। दूसरा क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तीसरा क्या है, रेडियस ऑफ अपर्चर या अपर्चर साइज, रेडियस ऑफ अपर्चर, और क्या लिख सकते हो, अपर्चर साइज। रेडियस ऑफ अपर्चर और अपर्चर साइज, पहला है पोल, दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, तीसरा है एपर्चर साइज और रेडियस ऑफ एपर्चर, चौथा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर फोर्थ क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइन जॉइनिंग, लाइन जॉइनिंग पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस।
line joining pole and center of curvature is known as principal axis. सर सर अपने रेडियस ऑफ कर्वेचर उधर क्या डिनोट किया हुआ है? वो तो उधर मतलब लाइन बनानी चाहिए थी ना अपने सी से। तो यार एक बात बताओ, ये जो है ना ये, अच्छा ये बोल रहे हो मतलब ये आपका कर्वेचर ऑफ ऐसे बोल दो मिरर है ना? मतलब मेरा कहने का पॉइंट है कि ये जो है, ये जो कर्व है इसे बोलते हैं कर्वेचर ऑफ मिरर, और इसकी जो सेंटर से दूरी है, ठीक बात है, मतलब ऐसे इसे बोलते हैं कर्वेचर ऑफ, समझ गया सर, समझ गया। कर्वेचर ऑफ मिरर। और इस कर्वेचर की जो रेडियस है, सपोज लो कोई भी होगी है ना, ये हो गया या ये हो गया, या ऑब्वियसली पोल की सेंटर दूरी होगी, सारी सारी क्या है, इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऐसे लिख लो, कोई बात नहीं। जब भी आप रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो वो बेसिकली क्या है, जो कर्व है मिरर वाला उसकी क्या रेडियस, उसकी बात होगी। ठीक है, आगे लिखो फोकस। फोकस क्या है? लाइंस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सर आप तो पैरेलल रेज मेट करते हैं। अगर हमें याद आ रहा है, हमारे पास देखो दो मिरर है, एक मैं दोनों को शेप में एक काम करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ, एक बार ये बनाया और एक बार ये बनाया, ठीक है। एक आपका इसका सेंटर यहाँ आएगा, इसका सेंटर यहाँ आएगा। जब आप पैरेलल रेज भेजते हो, जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज भेजते हो, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये बात बताओ, इसका जो नॉर्मल आना चाहिए वो नॉर्मल क्या आना चाहिए? किसी भी कर्वेचर पे नॉर्मल क्या होगा? ये होगा, नहीं होगा? सेंटर से भैया क्या बना दो, सेंटर से लाइन बना दो, सेंटर से लाइन बना दो, क्या होगा? ऐसे टकरा के चली जाएंगी, ऐसे टकरा के चली जाएंगी। अच्छा, इसमें क्या होगा दोस्तों, रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे चली जाएंगी, तो रिफ्लेक्ट होगी वो ऐसे जाती है, एक ही पॉइंट से पास होती है बाद में। हालांकि हम बाद में प्रूव करेंगे कि जो भी रेंज पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो जिस भी पॉइंट से पास हो रही है इसे क्या बोलते हैं? पास नहीं हो रही है लेकिन आपको ऐसे लगेगा कि भैया अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूं, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊं तो इस रे को पीछे प्रोड्यूस करूं, इस रे को पीछे प्रोड्यूस करूं, तो मुझे लगेगा कि यहाँ से आ रही है, ये फोकस है। जितना ये नॉर्मल है, जितने एंगल से आ रही है ऑब्वियसली उतने एंगल से जाएगी भी। तो फोकस क्या होता है, जो भी रेज है जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर से क्या हो जाती है, जिस पॉइंट से पास होती है उसे क्या बोलते हैं, पास होती है या फिर अपीयर हो रही है, कि भाई उस पॉइंट से आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट मीट करती है, मीट करते हुए अपीयर होती है, उसे बोलते हैं फोकस। तो आप समझ पा रहे हो कि ये जो मेरा कन्वेक्स है उसके लिए फोकस रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल। 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 और इसके लिए रियल। रियल वर्चुअल मतलब क्या हुआ? असली में है या नहीं? मैं बोलूँ एक रियल ऑब्जेक्ट है, एक मैं बोलूँ वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, या रियल इमेज है वर्चुअल इमेज है। रियल ऑब्जेक्ट मतलब होता है जिसको आप एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट को आप पकड़ सकते हो, हाथ में छू सकते हो, ठीक है ना? पेन है, आपके सामने पेन रखा हुआ है, आपकी नोटबुक रखी हुई है ना, बुक्स रखी हुई है, फोन रखा हुआ है, लैपटॉप रखा हुआ है, ये सारे क्या रियल ऑब्जेक्ट है जिनको आप पकड़ सकते हो। इनसे क्या होगा, इनसे रेज एक्चुअली निकल रही होंगी। और अगर ये सेल्फ इल्यूमिनेटिंग नहीं है तो किसी और सोर्सेज पे लाइट गिरेगी और वो लाइट को ये बाद में क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो भी रियल ऑब्जेक्ट होगा उससे एक्चुअली रेज निकल रही है, रियल ऑब्जेक्ट। अब व्हाट इज रियल इमेज? व्हाट इज रियल इमेज? मान लो ये एक
ऑप्टिकल डिवाइस है यहाँ पर। ऑप्टिकल डिवाइस क्या हो सकता है? मिरर हो सकता है, लेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना मतलब मे बी आज आई हुई है आपकी न्यूज। क्या हो गया? उसकी वो जो देखो ऑप्टिकल डिवाइस क्या होता है, अगर मान लो आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना, ऑप्टिकल फिनोमेना क्या हो सकता है भैया आपका? या तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा, सही है? यस सर। कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया फिर तो बात ही खत्म हो गया ना, फिर तो क्या कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वो या तो रिफ्लेक्ट करेगा या वो रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि लेंस है वो पास करा देगा रिफ्लेक्शन, मिरर का वो करा देगा रिफ्लेक्ट। तो आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना अगर रेज एक्चुअल में जाकर एक्चुअल में मीट कर गई तो फिर रियल में एक्चुअल में जाके रेज आके इस तरह से मीट कर गई, यस सर। एक्चुअल में रेज आके क्या कर गई? मीट कर गई। तो मान लो ऑब्वियसली क्या है, आप यहाँ बैठे होते हो, तो आपकी रेज में, आपकी आईज में क्या रेज आ रही है। आई को थोड़ी मतलब है कि यार ये ऑब्जेक्ट है कुछ, आई तो सिंपली क्या करेगी, जितने एंगल से आ रही है उतने एंगल से रेज क्या करेंगी, बैक प्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे अच्छा यहाँ से आ रही है, इसको क्या बोले हुए? आई बोल देंगे क्या है, मुझे यहाँ पर कोई चीज दिखाई दे रही है। हम इस चीज को फिजिक्स में क्या डिफाइन कर रहे हैं? इमेज। भाई आई को तो कुछ ना कुछ यहाँ दिखाई देगा, यस सर। आई के लिए तो कोई ना कोई चीज रखी हुई है। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्या डिफाइन करेंगे? इमेज की। ये डायरेक्टली नहीं एक ऑप्टिकल फिनोमेना की बात बन रही है। और इस केस में कौन सी इमेज है? रियल। रियल है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर हाथ रखोगे ना तो आपके हाथ पे क्या बनेगा? लाइट रेज एक्चुअल में पहुंच रही हैं आपके हाथ पे, वो लाइट रेज एक शेप क्रिएट करेंगी, है ना? नहीं, ये है रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होगी? जैसे हमने प्लेन में लिया था, रेज आई टकरा के चली गई, रेज आई टकरा के चली गई, आपको आपकी आई पे रेज गिर रही है, आपकी आई पे रेज गिर रही है। आई को थोड़ी मतलब है कि वो रेज कैसे, आई को तो मतलब है कि मेरे मेरे किसी एंगल पे आ रही है, उस एंगल के हिसाब से आई अपने रेटिना पे कुछ एक इमेज क्रिएट करेगा, और उस इमेज के साइज वाइज को देख के आपका आई और ब्रेन इंटरप्रेट करेगा कि भैया कुछ दूरी पे कोई चीज रखी गई है जहां से आपकी रेज आ रही है। तो आई को लगेगा कि भैया रेज कहाँ से आ रही है, आई को लगा बस रेज आ रही है। अच्छा ये मिरर नहीं होता, एक्चुअली कोई ऑब्जेक्ट रखा होता, वो भी तो ये वाली रेज, ये वाली रे भेजता नहीं भेजता, रियल रे भेजता है। अब आई को मतलब थोड़ी कि ये रे किसने भेजा, तो मतलब है कि भैया ऐसे इस डायरेक्शन दो रेज आ रही है ना। वो तो ब्रेन बताता है कि एक्चुअल में मिरर के बाद वाले की वजह से आ रही है या फिर डायरेक्टली आ रही है। अच्छा इसको मैं क्या बोलूंगा? वर्चुअल इमेज। आई को यहाँ कुछ ना कुछ दिखाई देगा, आई के लिए तो कुछ ना कुछ ये चीज रखी हुई है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको क्या बोलेंगे? इमेज बोलेंगे। अच्छा इमेज रियल है वर्चुअल है? क्योंकि अगर मैं मिरर के पीछे जाऊँ एक्चुअल में वर्चुअल हो गई ही नहीं सकती। तो ये वर्चुअल इमेज है। कि ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद रेज डाइवर्जिंग नेचर की होगी। अगर डाइवर्जिंग नेचर की होगी, क्या क्या भी वो फ्यूचर में जाके मीट कर सकती है? नहीं। तो आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना अगर रेज डाइवर्जिंग नेचर की हो जाती है तो वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएंगी। और ये इसी मिरर के लिए बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी जनरल चीज के लिए बात कर रहा हूँ। और आफ्टर ऑप्टिकल फिनोमेना अगर रेज कन्वर्जिंग नेचर की है तो कभी ना कभी फ्यूचर में जाके मीट करेंगी, इससे क्या बोलूंगा? रियल इमेज। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके अगर वो मीट कर रही है, अगर मैं यहाँ पे सच में अपना हाथ रख दूँ तो ये सारी रेज आके मुझे क्या करेंगे? मुझे हाथ को फील होगा कि यार रेज आ रही है, हमें मुझे एक स्पॉट दिखाई देगा हाथ पे। डन डन। यस सर। अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है? सपोज अगर आपने ये ऑब्जेक्ट रखा, मिरर रख दिया, यहाँ से टकरा के यहाँ चली गई, ऐसे
मैं काम करता हूँ, हो सकता है यार मैं यहाँ पर क्या रख दूँ, एक लेंस रख दूँ। ये लेंस पॉसिबल है, इस लेंस ये क्या करेगा, आने वाली रेज को क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। और पॉसिबल है कन्वर्ट ना भी कर पाए यार, हो सकता है कि भैया रेज मिरर नहीं होता, सॉरी लेंस नहीं होता, रेज ऐसे जाती क्या, समझना दोस्तों इस चीज को। एक मैं बोल रहा हूँ कि एक क्या किया, एक केस ये किसने से वो कन्वर्ट कर दिया। इसमें याद है जो ये कौन सा लेंस होता है, दोनों तरफ से कन्वेक्स है, तो जो कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, मिरर को सॉरी रेज को कन्वर्ज करता है। एक कैसी है, एक कैसे की रेज ऐसे जाती, इसने कन्वर्ट तो किया, क्या इसने कन्वर्ट नहीं किया इसको अपने कैपेसिटी के हिसाब से, तो इसने कुछ तो कन्वर्ट किया इसको। यस सर। दोनों में डिफरेंस क्या है, ब्लू वाला हो रहा है तो लेंस की पावर ज्यादा है, यस और रेड वाला तो उसकी पावर, पर जितना अब एक पावरफुल लेंस का मतलब क्या होता है कि रेज को बहुत ही जल्दी बहुत ही पास में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, है ना। और वहीं पे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर लेंस की बजाय स्लैब डाल देता तो रेज क्या हो जाती, जैसे आ रही थी बस वैसे ही क्या हो जाती, निकल जाती, वो रेज के डायरेक्शन को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता है। यस सर। तो मैं बोलता हूँ यार मेरे पास बड़ा ही पावरफुल लेंस है, पावरफुल लेंस का मतलब कि उसकी फोकस करने की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा है। अब फोकस करने की स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, वो बहुत ही जल्दी रेज को क्या कर देगा, फोकस कर देगा। या तो ऐसे सोचो या ऐसे सोचो, दो लेंस ने दोनों में से पैरेलल रेज भेजी, जो ज्यादा जल्दी पास में फोकस करेगा वो ज्यादा पावरफुल लेंस हो गया। तो इसने भी कन्वर्ज किया, ब्लू वाले ने, ब्लू वाले भी कन्वर्ज हुआ, लेकिन रेड वाला लेस पावरफुल है, ब्लू वाला ज्यादा पावरफुल। तो सब डिपेंड करता है कि लेंस की ताकत क्या है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यस सर। अब एक बात बताओ, इस डायग्राम में सोचो, तो अगर ऐसा हुआ इसे क्या बोलूंगा, रियल इमेज, हाँ या ना। यस सर। अब ये जो रेज निकल गई, ये क्या फ्यूचर में कभी जाके मीट कर सकती है, नो सर। बट अगर मैंने यहाँ आई रखी होती, ये आई को क्या लगता है कि भैया मेरे आंखों में इस तरह से रेज आ रही है, आई सिंपली में क्या करती, बैक प्रोड्यूस। बैक प्रोड्यूस कर देती। अब सोचो एक्चुअल में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो वहां से ऐसी रेज निकलती ना यार, ऐसी रेज निकलती। आई को थोड़ी पता है कि ये एक्चुअल में इस ऑब्जेक्ट ने निकाल ली है या कुछ और है। आई को तो मतलब है मेरे आंखों में, मैंने हमेशा बोलता हूँ, कभी मैं सोच रहा हूँ इमेज हमेशा ऐसे सोचो कि भैया आंखों में जिस एंगल पे रेज गिरी है बस उन्हीं को बैक प्रोड्यूस कर दो। आई को मतलब नहीं होता है कि एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट ने उस एंगल पे रेज गिराई है या फिर आपने चालाकी मार के उस एंगल पे रेज गिराई है। आई को तो मतलब है मेरे ऊपर किस डायरेक्शन में रेज गिरी है उसी के हिसाब से आई एक इमेज बनाती है अपने रेटिना पे, और ब्रेन उसको फिर इंटरप्रेट करता है। वो तो आपका डे टू डे लाइफ का एक्सपीरियंस होता है जो बताता है कि ये देखो एक्चुअल में कोई चीज रखी हुई है वहां से आ रही है, या फिर वहां पर मिरर रखा हुआ वहां से आ रही है ना, तब आप बता पाते हो। चलिए, तो ये यहाँ बन गई, इसे क्या बोलूंगा, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। वर्चुअल। अब एक बात बताओ, ये जो इस लेंस पे जो रेज आई थी वो रेज, ये जो ब्लैक वाली रेज आ रही है वो यहाँ से आ रही है। अच्छा ये मिरर नहीं होता और एक्चुअल में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा होता तो वो भी ऐसी दो रेज निकालता, यस। रियल ऑब्जेक्ट, है ना। अभी भी रेज आ तो उसी एंगल से रही, लेकिन एक्चुअल में यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, इसे क्या बोलूंगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए, लेंस के लिए। मिरर के लिए तो ये क्या है, फॉर दिस प्लेन मिरर दिस इज वर्चुअल इमेज। अब इसकी जो इमेज है वो इस लेंस के लिए कैसे बिहेव कर रही है, ऑब्जेक्ट की तरह। हाँ, तो ये इस मिरर के लिए वर्चुअल इमेज है, लेकिन इस लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट है। और कौन सा ऑब्जेक्ट है, सिंस ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, राइट। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट पिक्चर में कब आता है, जब एक से ज्यादा ऑप्टिकल फिनोमेना करोगे ना, एक ने बनाई इमेज, उसकी बनाई फर्दर इमेज, उसकी बनाई फर्दर इमेज, उसकी बनाई फर्दर इमेज। इस प्रोसेस के दौरान पॉसिबल है कि एक ने बनाई वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज फर्दर ऑब्जेक्ट का काम करेगी, उसकी एक इमेज बनेगी वो फर्दर ऑब्जेक्ट का काम करेगी। दो प्लेन मिरर के बीच में खड़े हो जाओ ना यार, कितने नंबर ऑफ इमेज बनती है, दो प्लेन मिरर के बीच में इनफाइनाइट बनती है। यस सर। आपकी जो एक इमेज बनेगी वो इमेज दूसरे मिरर के लिए कैसे काम करेगी, ऑब्जेक्ट।
उसकी जो इमेज बनेगी वो वापस फर्दर पहले वाले के लिए कैसे काम करेगी, ऑब्जेक्ट। फिर उसकी जो इमेज बनेगी वो फिर से किसी दूसरे वाले के लिए करेगी, ऑब्जेक्ट, एंड सो। और ये सारी जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह जो भी बिहेव करे वो सारी रियल है वर्चुअल है? वर्चुअल। चलिए तो मैं वापस एक बार यहाँ हूँ, तो बोल सकता हूँ कन्वेक्स के लिए जो रेज है वो टकराने के बाद ऑब्वियसली क्या है, डाइवर्ज हो जाएंगे, कभी मीट नहीं करेंगी, तो इसके लिए जो फोकस होता है वो वर्चुअल फोकस है, और कॉनकेव के लिए जो फोकस है वो रियल फोकस है। तो मान लो फोकस मान लो 10 सेंटीमीटर, मान लो फोकस दोनों का 10 सेंटीमीटर है। मैं बोलता हूँ यार मैंने कन्वेक्स मिरर के फोकस पे रख दिया ऑब्जेक्ट, क्या ये स्टेटमेंट कंसेप्चुअली राइट है या रॉन्ग है? मैंने एक ऑब्जेक्ट को कन्वेक्स मिरर के फोकस पे रखा है, बताओ इमेज क्या बनेगी, ये कॉन्सेप्चुअली राइट है या रॉन्ग है? गलत है। रॉन्ग है। रॉन्ग है। रॉन्ग है। आपने क्या बोला कि Virtual इसके है। फोकस हो गया, फोकस क्या मान लो आपने माना कि वर्चुअल है, कहाँ से पीछे, अगर आप पीछे रख दोगे क्या इमेज बनेगी? नो सर। नो सर। अच्छा मैं बोलूँ मान लो इसके फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और मैंने बोला ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर रख दिया आगे मिरर के, तो क्या मैंने इसके फोकस पे रखा है या नहीं रखा है? नहीं रखा। नहीं रखा। नहीं रखा फोकस पे। आगे है ही नहीं, इसका वर्चुअल फोकस होता है पीछे 10 सेंटीमीटर, मैं तो 10 सेंटीमीटर आगे रख रहा हूँ। अच्छा इसका क्या है फोकस, हाँ इसका रियल में फोकस है भाई, इसका रियल में फोकस है। उल्टा बोल सकते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पाथ पे चली गई अगर उसी पाथ से आ रही होती तो क्या होता, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पुराने वाले पाथ को फॉलो कर जाती। मतलब अगर मैं रेज ऐसे पास करूं, फोकस से पास कराऊं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल, ऐसे। अगर पैरेलल आ रही है तो फोकस पे जाएगी, फोकस से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना? ऐसे क्या ये है, आपने क्या माना था कि रेज ऐसे पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ चलेगी, पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ चलेगी। यार एरो नहीं बनाता हूँ, उल्टा कर देते हैं। अगर फोकस की तरफ आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट कहीं भी जा रही हो दोस्तों, अगर उसको वापस से अगर आप रिट्रेस कराओगे तो अपने पूरे पूरे पाथ को रिट्रेस करते हुए निकलेगी, ठीक है ना? चलो लिख लीजिए, कन्वेक्स मिरर हैज वर्चुअल फोकस, कॉनकेव मिरर हैज रियल फोकस। Convex mirror has virtual focus, concave mirror has real focus. ये पोल है, ये सेंटर है, ये जो दूरी है वॉल से सारी जितनी भी डिस्टेंस होती है ना मिरर सिस्टम में या लेंस सिस्टम में, सारी दूरी कहाँ से का जो ओरिजिन मानते हैं, ओरिजिन क्या मानते हैं, सेंटर या पोल? पोल। जो भी आप डिस्टेंस आप पोल से मेजर करते हो, तो ये डिस्टेंस को क्या बोलोगे, फोकस, और इसे क्या बोलोगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यस सर। तो जो फोकस होता है वो क्या होता है, r/2। ध्यान देना, आपको देखा होगा, आपको याद होगा, ये f लिखते हैं और c को 2f लिखते हैं। सर यस सर। यस सर। हमें ये प्रूव करना है, और ये हर केस के लिए ट्रू नहीं है, बहुत ही स्पेसिफिक केस पढ़ने वाले इसके लिए ट्रू है। 10th में ज़्यादा इस पर बात नहीं करते, लेकिन अभी हम इस पर पूरा कंप्लीट बात करेंगे कि भैया f = r/2 हर केस में होल्ड नहीं करता है, बहुत ही स्पेसिफिक अजम्पशंस के साथ ये चीज़ ट्रू होती है। और अगर ये वो अजम्पशंस अगर आपकी से अगर आप डेविएट होगे
तो आप इस रिलेशनशिप से डेविएट हो गए, आपकी जो इमेज है जहाँ एक्सपेक्टेड है वैसी नहीं बनेगी, और इनफैक्ट इमेज शार्प नहीं बनेगी। आपने कुछ ऐसे मेरे देखे हो ना जिसमें आप अपनी शक्ल तो टेढ़े मेढ़े टेढ़ी मेढ़ी शक्ल दिखती है, Yes, sir. Yes, sir. तो वो है ना डिफेक्ट होते हैं, एबर्शंस होते हैं। तो ये हमें प्रूव करना है, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्रूव करेंगे। बहुत ही स्पेसिफिक अजम्पशंस माननी पड़ेगी, और पूरा चैप्टर अजम्पशंस के ऊपर ही है। लेंस के लिए भी हमारी अजम्पशन है, मिरर के लिए भी अजम्पशन है, जो हमने 10th में पढ़ा है वही सब कुछ सेम पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अजम्पशंस को मानेंगे और उसके अंडर ये चीजें ड्राइव करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे प्रॉब्लम्स पे जाएंगे। ठीक है क्लास? Yes, sir. चलिए, तो फिर यार नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करते हैं। डन? सर Sir. सर बोलो बोलो। जिस पॉइंट पे लाइट रेज इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट पे इमेजेस का बनने का रीजन है कोई? क्या चीज? नहीं बनाया तो ये देख, ये चीज बनी। अब मैं जब यहाँ बैठूंगा तो मुझे यहाँ से आती हुई रेज दिखाई देंगी। तो जब आइस बैक प्रोड्यूस करेंगी तो सुनो, एक्चुअली आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऐसे रेज आ रही है नहीं आ रही है? यस सर आ रही है। आई में गिरेंगी, आई के रेटिना पे या कि पीछे जो है फोकस कर जाएंगे, राइट? अब ये डायग्राम, और मैं इसके पीछे वाले डायग्राम छुपा दूं, ये रेज आ रही है। इसमें इसके आगे वाले पार्ट में इसके अगले पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है ना यार? हाँ है ना? यस सर। ये रेज निकल रही है, जिस एंगल पे गिर रही है आपकी आईज एक इमेज बना देंगी, ये भी इमेज बना देंगी। बस फर्क इतना है कि ये रेज डायरेक्टली यहाँ से ना चल के किसी और ने रेज यहाँ भेजी थी। आइज को तो मतलब है किस एंगल से आ रही है यार। हमेशा बोलता हूँ, आइज बस इनको बैक प्रोड्यूस करेंगे एक है कि यहाँ पर कोई ना कोई चीज रखी हुई है। आपका दिमाग कहता है कि यहाँ से रेज नहीं आई है, कुछ होने के बाद आई है, इसलिए आप उसको इमेज की तरह सोचते हो। अगर मैं आपके ब्रेन का ये प्रोग्रामिंग हटा दूं या लाइफ का एक्सपीरियंस हटा दूं, तो आपको इसमें ऊपर डायग्राम में और ये नीचे डायग्राम में आपको एक्चुअल में कोई ऑब्जेक्ट रख दूं या ऑप्टिकल फिनोमेना के बाद रेज आपकी आंखों में पहुंच रही है, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा आपकी दिमाग को। आपके दिमाग के लिए दोनों चीजें सेम है। इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है? वो रेज वहां से खत्म थोड़ी हो गई है, वो रेज आगे एक्सटेंड होगी नहीं होगी, यस सर होगी। है ना? तो जब आप यहीं में खड़े हो जाओगे तो आपकी आंखों में रेज आ रही होंगी, आई बस सिंपली उनको बैक प्रोड्यूस करके आपको दिख जाएंगे भैया एक पॉइंट से निकल के आ रही है वो। तो आपको क्या लगेगा, जैसे एक ऑब्जेक्ट रखा गया वहां से रेज निकल के आपकी आंखों में आ रहा है, तो आपको वहां कुछ चीज दिखाई देगी। ऑलराइट, चलो। यस सर ओके। और नंबर ऑफ रेज, जितनी नंबर ऑफ रेज कम मिलेंगी उतना जो ब्राइटनेस है इमेज की उतनी ही कम होगी। तो आपको क्या है, अमाउंट ऑफ मिनिमम रेज चाहिए जो कि आपके आंखों पर पहुंच पाए और आप क्या लोग उस मिनिमम इंटेंसिटी को देख पाओ। होता ना यार, जैसे रात को है, ऐसा तो नहीं कि ऑब्जेक्ट पे रेज नहीं आ रही लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी कम है कि आपको दिखाई देती है। वहीं पे कुछ और जानवर होंगे जो बहुत ही कम इंटेंसिटी पे भी देख पाएंगे, राइट? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ मतलब ह्यूमन के लिए अलग है इंटेंसिटी देखने के लिए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ रेज चाहिए, है ना? उल्लू बुल्लू होता है उसके लिए अलग है, अलग अलग है ना स्पीसीज के लिए अलग अलग नंबर ऑफ रेज होंगी मिनिमम जिस इंटेंसिटी पे आप देख पाओगे। चलिए, ओके क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। कब डिस्कस